तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है गायनी का ये है प्रोलैप्स। हम देखते हैं प्रोलैप्स होता क्या है। प्रोलैप्स मतलब क्या होता है कि कोई एक जगह है, वो अपनी जगह छोड़ के बाहर आ गया वहाँ से, तो उसको प्रोलैप्स कहते हैं। बेसिक ये इसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट या फिर हर्निएशन ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम इट्स नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, ये इंग्लिश में लिख रखा है यहाँ पे कि जो भी कोई चीज़ है वो अपनी जगह से दूसरी जगह पर आ गई है। ठीक है, हर्निएशन भी इसे कह सकते हैं, जैसे हर्निया में चीज़ अपनी जगह से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो इसके कितने सारे टाइप से होते हैं, जब यूट्रो सर्वाइकल हो गया, वेजाइनल हो गया, या फिर ये दोनों हो गया। ठीक है, कुछ भी बाहर आ सकता है। और क्यों आता है बाहर, तो वीकनिंग ऑफ सपोर्ट, जो भी उसको सपोर्ट करते थे उस चीज़ को, जैसे उसके आसपास लिगामेंट होते हैं, मसल होते हैं, तो वो सब जब कमज़ोर हो जाते हैं, एज के साथ साथ हो सकता है, या फिर किसी सर्जरी का हो सकता है, किसी भी वजह से, तो उसकी वीकनिंग हो गई, तो उसकी वजह से वो चीज़ वहाँ से बाहर आ जाती है, या फिर कहीं भी मतलब नीचे गिर जाती है अपनी जगह से। अब यहाँ पे देखते हैं प्रोलैप्स और यूट्राइन इन्वर्जन में अंतर। ठीक है, तो देखो ये नॉर्मल है, यहाँ पे मसल लिगामेंट इसको सपोर्ट कर रखे हैं, ये क्या है, यूट्रस है। अब ये प्रोलैप्स में क्या हो गया, देखो ये नीचे आ गया। ठीक है, ये अपनी जगह से नीचे आ गया यहाँ से। और ये क्या है, ये इन्वर्जन है, तो इसमें क्या हो गया, देखोगे ध्यान से, तो ये यूट्रस का साइड जो ऊपर था, ऊपर से नीचे उल्टा हो गया। तो इन्वर्जन में ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर देखें प्रोलैप्स में क्या होता है कि जो ये ओज है, मतलब ओरिफाइस, ये जो सर्विक्स है, तो ये जो होता है ये विजिबल होता है, लेकिन अब इन्वर्जन में तो उल्टा हो गया है, तो इसके अंदर तो फंडस वाला जो साइड होता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, मतलब उल्टा। ठीक है, ऐसे करके अगर ये अगर यूट्रस है, ठीक है, तो ये चीज़ जो होती है ऐसे करके बाहर आ जाता है। ठीक है, ये होता है इन्वर्जन में। ठीक, यहाँ अच्छे से दिखा रखा है, तो ये देखो कैसा है, ये जो चीज़ें ऐसी थी, ये देखो इंटरनल ओस, ये बिल्कुल ऐसे ही ऊपर थी और ऐसे ही नीचे आ गई है। ठीक है, लेकिन इसमें देखो क्या है, ये चीज़ ऐसे था उल्टा यहाँ पे, लेकिन ये देखो कैसे बाहर हो गया है ना, तो ये हो गया इन्वर्जन। ये कब होता है, यूट्राइन इन्वर्जन कब होता है, ये कॉम्प्लिकेशन है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का। ठीक है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में जब प्लेजेंटा को हम निकाल रहे होते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, तो प्लेजेंटा चिपका होता है अच्छे से यूट्रस में, तो जब उसको खींच रहे होते हैं और गलत तरीके से खींच रहे होते हैं, ये ऐसा उल्टा होके बाहर आ जाता है। तो यूट्राइन इन्वर्जन एक तरह से कॉम्प्लिकेशन है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का भी। ठीक है, तो ये देखो रियल पिक्चर्स में कैसा दिखता है, तो देखो यहाँ पे ओस दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रोलैप्स हो गया। यहाँ पे ओस नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो फंडस वाला साइड दिख रहा है, ओस नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया यूट्रस का। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या सपोर्ट होते हैं यूट्रस के। ठीक है, जो सपोर्ट होते हैं वही कमजोर होते हैं। ठीक है, तो एनाटॉमिकल सपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखो सबसे पहले क्या देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखो यूरिथ्रल हाइटस है, मतलब और यूरेथ्रा की ओपनिंग, यहाँ पे वेजाइना की ओपनिंग है। ठीक है, यहाँ पे रेक्टम की ओपनिंग है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, लिविटर पैलेट है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे चीज़ें हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं, प्यूबोरेक्टैलिस है। ठीक है, ये सब चीज़ें, ये लिविटर अनाई मसल है। लिविटर अनाई मसल में क्या क्या होता है, प्यूबोरेक्टैलिस है, कोकिजियस है, और इलियोकोकिजियस है, कोकिजियस है। तो ये सब जो होते हैं मसल हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, किसको, यूट्रस को। ठीक है, अब देखते हैं पेल्विक डायफ्राम में क्या क्या है, लिविटर अनाई है, कोकिजियस है। ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स हैं, स्टेट ऑफ मसल कैसी है, कॉन्ट्रैक्टेड है या रिलैक्स है, या फिर कॉन्ट्रैक्टेड होंगी या तो रिलैक्स होंगी। अगर रिलैक्स होंगी तो कब रिलैक्स होंगी, तो जब हमें मतलब डिफिकेट करना है, यूरिनेट करना है, या फिर चाइल्ड बर्थ करना है, तो उस टाइम पे रिलैक्स होंगी मसल, तभी ना अंदर से चीज़ बाहर आएगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट रहेगी तो चीज़ अंदर से बाहर नहीं आएगी, अंदर ही रहेगी। ठीक है, तो वही है। और क्या है, हाँ, पेल्विक डायफ्राम में जो हैंग्स डाउन रहता है वो हैमोक है। इंसर्शन क्या है, लिविटर पैलेट में इंसर्शन होता है। ठीक है, किनका, मसल मसल्स का। और क्या है, पेल्विक फ्लोर मसल्स क्या क्या है, तो पेल्विक फ्लोर मसल में क्या क्या मसल है, तो देखो बल्बो स्पोंजियोसस या फिर बल्बो कैवर्नस। ठीक है, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिने और डीप ट्रांसवर्स पेरिने, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। ठीक है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर, एंटीरियर लिवेटर एनाई, प्यूबो वेजिनालिस, प्यूबो रेक्टालिस, प्यूबो कोकिजियस, इलियोकोकिजियस। ठीक है, तो ये सब सपोर्ट है, यही सब है जो सपोर्ट है। तो सुपरफिशियल सपोर्ट ये सब है, डीप सपोर्ट ये सब है। ठीक, अब देखते हैं मसल विच डू नॉट सपोर्ट यूट्रस, कौन सी मसल है अब जो सपोर्ट नहीं करती, इनका नाम नहीं हमें लेना है। ठीक है, तो इसियो कैवर्नस हो गया, ऑब्टूरेटर इंटरनस हो गया। तो देखो ऑब्टूरेटर इंटरनस नहीं सपोर्ट करता है। ठीक है, प्राइफॉर्मिस हो गया, पायरिफॉर्मिस, इसियोकोकिजियस हो गया, लेटरल मसल की, इसी को जिसकी लेटरल मसल डू नॉट अटैच टू पेरिनियल बॉडी और नॉट कट ड्यूरिंग एपिसियोटमी। एपिसियोटमी के टाइम पे भी इसी को जिस मसल को हम लोग नहीं काटते। ठीक है,
तो ये सब तो वो हो गए जो सपोर्ट नहीं करते हैं, जिनका यूज़ नहीं होता है किसमें, प्रोलैप्स में। अब जो मसल सपोर्ट करती है यूट्रस में और जिनकी वीकनिंग के कारण प्रोलैप्स होता है, ठीक। तो लेवेटर एनाई मसल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको कभी नहीं भूलना, यही सबसे पहले बोलना, ठीक। ड्रिप ट्रांसवर्स पेरिनाई, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनाई, बल्बो स्पॉन्जियस या फिर बल्बस बल्बस स्पॉन्जियस या फिर बल्ब कैवर्नस, ठीक है। एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर या फिर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर कट, और इन्हीं को हम लोग कट भी करते हैं एपिसियोटमी के टाइम पे, ठीक है। तो ये सब सपोर्ट करते हैं यूट्रस को। अब देखते हैं लिगामेंट्स, हमने मसल देख लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवेटर एनाई मसल, ठीक है। बल्बो स्पॉन्जियस, डीप पेरिन, ट्रांसवर्स पेरिन, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिन, ये सब इंपॉर्टेंट मसल है, इनको भूलना नहीं, इनकी वीकनिंग कारण ही होता है, ठीक है। अब क्या है, अब लिगामेंट्स देखते हैं। तो लिगामेंट्स में भी देखो 2-3 लिगामेंट है जो कि प्राइमरी सपोर्ट करते हैं। तो प्राइमरी सपोर्ट जो करते हैं वही तो मेन होंगे। तो पीवो सर्वाइकल हो गया, कार्डिनल लिगामेंट हो गया। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, कार्डिनल लिगामेंट, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। यूट्रोसैक्रल लिगामेंट हो गया, ये सेकंड है। तो अगर तुम्हें पता होगा तो जब हम लोग हिस्टेरेक्टोमी करते हैं उस टाइम पे भी जो लिगामेंट काटते हैं वो हम लोग यही काटते हैं, कार्डिनल और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट ही काटते हैं, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे देखो दिखा रखा है प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ठीक है। तो पीवो सर्वाइकल मसल लिगामेंट कहाँ पर होंगे, देखो पीवो सर्वाइकल है मतलब सर्विक्स से प्यूबिस तक लिगामेंट जुड़ा होगा, ठीक है। सर्विक्स ये दिखा रखा है, देखो कनेक्टेड है ना। फिर ये क्या, लेटरल पेल्विक वॉल है, तो यहाँ से कौन कनेक्ट कर रखा है, ट्रांसवर्स, जो ट्रांसवर्स वाली मसल है, ट्रांसवर्स वाली लिगामेंट है, या फिर ट्रांसवर्स सर्वाइकल मसल है, या फिर कार्डिनल लिगामेंट है, ये सब है ये, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैकन रॉड्स लिगामेंट भी कहते हैं, ठीक है। यूट्रोसैक्रल लिगामेंट ये रहा, जो यूट्रस और सैक्रम से कनेक्ट होता है, ये सैक्रल प्रोमेंट्री है और ये यूट्रस है, इससे कनेक्ट कर जो कर रहा है वो कौन है, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है, ठीक है। यहीं पे ये अच्छे से पिक्चर दिखा रखा है, जो कि थोड़ा सा यहाँ समझ में आ रहा है, लेटरल तरीके से ये रहा सैक्रम, ठीक है। देखो ये कनेक्ट हो रखा है, ये क्या है, ये सैक्रम से यूट्रस कनेक्ट कर रखा है, तो मान लो क्या हो गया, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही है, ठीक। ये यहाँ बता दिया है मैंने। अब क्या है, मैकेनिक सपोर्ट, मतलब जो नॉर्मली यूट्रस कैसे होता है, तो देखो ये वेजाइना है, ये सर्विक्स है, और ये क्या है, ये यूट्रस है। यूट्रस थोड़ा सा ना आगे की तरफ होता है, ठीक है, आगे की तरफ झुका होता है, एंटीवर्टेड होता है, ठीक है। तो यूट्रस ये रहा, और यहाँ पे अब जो एक एंगल बन रहा है एंटी फ्लेक्शन मतलब आगे की तरफ झुका हुआ है। तो ये एंगल जो बन रहा है अगर ध्यान से देखोगे तो ये एंगल किसके किसके बीच में, ये सर्विक्स है और ये यूट्रस है। तो यूट्रस और सर्विक्स के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको कहते हैं हम लोग एंटी फ्लेक्शन, और ये जो एंगल लगभग 120 डिग्री का होता है। अब ये देखो ये कौन सा एंगल, एंटी वर्जन, ठीक है। ये एक तरह से वर्टिकल है, तो वर्टिकल से जुड़ा हुआ जो एंगल है वो एंटी वर्जन हो गया, फ्लेक्शन से जुड़ा हुआ एंगल है वो एंटी फ्लेक्शन हो गया। तो ये जो एंगल है किसके बीच में है, ये देखो तो ध्यान से, वेजाइना और ये सर्विक्स और वेजाइना के बीच में जो एंगल है वो लगभग 90 डिग्री है और वो एंटी वर्जन है, ठीक है। ये मैकेनिकल सपोर्ट है, नॉर्मल जो अगर ऐसा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही जब इसमें चेंज आता है तभी दिक्कत होती है। जब ये एंगल ज़्यादा बड़ा हो गया, मतलब ये जब सीधा हो जाएगा तो ये इसके गिरने का ज़्यादा चांस होता है, तभी क्या होता है, प्रोलैप्स होता है, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है प्रोलैप्स का, तो पहले रेट्रो वर्जन होगा, ठीक है। ये जो एंटी दे रखा है ना, ये एंटी वर्जन है ना, तो रेट्रो वर्जन मतलब ऐसे हो जाएगा जब, तो तभी तो प्रोलैप्स होगा, है ना। रेट्रो वर्जन किस किस में देखने को मिलेगा, प्रोलैप्स में देखने को मिलेगा, ठीक, और एंडोमेट्रियोसिस में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या दे रखा है, लिगामेंट मेंटेनिंग एंटी वर्जन पोजीशन, जो लिगामेंट होते हैं ना वही मेंटेन करते हैं एंटी वर्जन पोजीशन को, ठीक है। और कौन कौन सी करते हैं, तो राउंड लिगामेंट करते हैं और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट करता है। उसके बाद में कौन कर सकता है, राउंड लिगामेंट है और यूट्रोसैक्रल है, लिगामेंट प्रिवेंटिंग रेट्रोवर्जन, कौन से लिगामेंट हैं जो बचा रहे हैं रेट्रोवर्जन होने से, तो राउंड लिगामेंट है, यूट्रोसैक्रल है, ठीक है, या फिर यूट्रोसैक्रल या फिर सिर्फ राउंड लिगामेंट है, ठीक। अब क्या है, राउंड लिगामेंट सेकेंडरी सपोर्ट दिखाता है यूट्रस को। राउंड लिगामेंट का हम नाम बार बार देख रहे हैं, जो कि एंटीवर्जन पोजीशन में रख रहा है या फिर रेट्रोवर्जन होने से बचा रहा है, लेकिन राउंड लिगामेंट प्राइमरी सपोर्ट नहीं है यूट्रस का, क्योंकि अभी हमने देखा प्राइमरी सपोर्ट के अंदर कौन कौन है, पीवो सर्वाइकल है, कार्डिनल है, यूट्रोसैक्रल है, तो यहाँ कहीं राउंड लिगामेंट हमने नहीं देखा। और एक ब्रॉड लिगामेंट भी होता है, ठीक है। तो लिगामेंट डेट डज नॉट सपोर्ट यूट्रस, जो सपोर्ट ही नहीं करता है वो होता है ब्रॉड लिगामेंट। तो हमें कभी भी ब्रॉड लिगामेंट नहीं बोलना है और राउंड लिगामेंट को पहले नहीं बोलना है, राउंड लिगामेंट को बाद में बोलना है, ठीक।
मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा होता है? तो लिवेटर एनाई मसल होती है। देखो मसल लिगामेंट में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन दिखाता है? लिवेटर एनाई मसल दिखाता है। डैमेज टू पिवोरेक्टाइलिस, अगर पिवोरेक्टाइलिस मसल को हम लोग डैमेज कर दें तो उसके कारण क्या हो जाएगा? पेल्विक ऑर्गन का प्रोलैप्स हो जाएगा। पेल्विक ऑर्गन जो है वो नीचे आ जाएंगे अगर पिवोरेक्टाइलिस मसल को कोई दिक्कत होती है तो। कर दो। देखो मैंने कहा था ना ब्रॉड लिगामेंट कोई सपोर्ट नहीं दिखाता है यूट्रस को, लेकिन ब्रॉड लिगामेंट लिगामेंट नहीं है। पहली बात तो ब्रॉड लिगामेंट सिर्फ एक पेरिटोनियल फोल्ड है, ठीक है। क्या है? पेरिटोनियल फोल्ड है। इट इज नॉट अ लिगामेंट, इट इज अ पेरिटोनियल फोल्ड, जिसके अंदर बहुत सारे चीजें होती हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो क्या क्या होते हैं? पहले तो 3 पार्ट्स क्या होते हैं इसके? मीजोसाल्फिंग्स, मीजोवेरियम, मीजोमेट्रियम। और देखो इसके नाम से पता चल रहा है, मीजो तो चलो एक हो गया, इसके पीछे जो लगा हुआ है साल्फिंग्स हम एक तरह से फेलोपियन ट्यूब को कहते हैं, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब होता है। वेरियम, ओवेरियम मतलब क्या होता है? ओवरियन, ओवरी होता है। मैट्रियम मतलब क्या होता है? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम मतलब यूट्रस। तो इस तरह से देखोगे ध्यान से, तो ये सब पार्ट इसके अंदर पाए जाते हैं ब्रॉड लिगामेंट में, ठीक है। तो क्या क्या ब्रॉड लिगामेंट में क्या क्या होता है? एक ट्यूब होता है, मतलब फेलोपियन ट्यूब है। 2 लिगामेंट होते हैं, राउंड लिगामेंट और ओवरियन लिगामेंट भी इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। 2 नर्व प्लेक्सेस होते हैं, यूट्राइन प्लेक्सस और ओवरियन प्लेक्सस। अब जब ये है तो भाई ये सब प्लेक्सेस भी तो इसके पाए जाएंगे ना। ओवरी है तो ओवरियन प्लेक्सस, ये यूट्रस है तो यूट्राइन प्लेक्सस, ठीक है। 2 आर्टरी पाई जाएंगी, कौन सी? वो यूट्राइन आर्टरी, ओवरियन आर्टरी, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना, आसान है याद करना। 3 एम्ब्रियोलॉजिकल रेमिनेंट्स होते हैं, कौन कौन से? एक तो ईफोरॉन, पैरोफोरॉन और गार्टनर डग। ये मतलब बच्चे अगर बच गया है तो ये रहेगा, ठीक है। मतलब ये जब बच्चा होता है तब उसमें प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं रिस्क फैक्टर, क्या क्या रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से क्या हो रहा है? प्रोलैप्स हो रहा है। तो मोस्ट कॉमन तो यही हो गया कि कोई फीमेल की एज ज़्यादा हो गई है, ठीक है। 40 50 साल से ऊपर, ज़्यादातर 65 साल ऐसे एज में देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है उस समय, क्योंकि वीकनेस हो जाता है मसल का और लिगामेंट का। बाकी क्या है? बर्थ ट्रॉमा में हो गया, ठीक है। जब बच्चे को जन्म दे रहे हो उस टाइम पे इंजरी हो गई लिगामेंट या मसल में, है ना। मल्टीपैरिटी, जिसके एक से ज़्यादा बच्चे, 4-5 बच्चे मतलब हुए डिलीवरी, तो वीकनेस हो सकती है उस टाइम पे मसल उसकी। मीनोपॉज, मीनोपॉज वही, जब मीनोपॉज नहीं रहेगा तो एस्ट्रोजन नहीं रहेगा, एस्ट्रोजन नहीं रहेगा तो सपोर्ट नहीं रहेगा यूट्रस को एक तरह से, तो उस टाइम पे भी ये प्रोलैप्स देखने को मिल सकता है। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कर रहे हैं तो उस टाइम पे हो सकता है। या तो एब्डोमिनल का प्रेशर बढ़ जाए, एब्डोमिनल से प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा तो यूट्रस बाहर की साइड में आएगा, ठीक है, तो नीचे आएगा। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत दिनों से रह रहा है, 3-4 महीने से 6 महीने से, तो भी प्रेशर लगाते हैं क्योंकि उस टाइम पे तो उससे बाहर आ सकता है। क्रोनिक कफ, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है तो भी बाहर आ सकता है ना। लॉन्ग स्टैंडिंग एसाइटिस, एसाइटिस बहुत लंबे समय के लिए है तो भी बाहर आ सकता है। ओबेसिटी है तो भी, प्रोलॉन्ग लेबर है, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर है तो भी, कोलेजन एबनॉर्मलिटीज है, या फिर एहलर डैनियल्स सिंड्रोम। मतलब इस एहलर डैनियल्स सिंड्रोम में क्या होता है कि कोलेजन सही से, है ना, नहीं है, तो इसकी वजह से प्रोलैप्स देखने को मिल सकता है किसमें? यंग गर्ल्स में। यंग गर्ल्स में अगर प्रोलैप्स देखने को मिल रहा है तो एहलर डैनियल्स सिंड्रोम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोलेजन की एबनॉर्मलिटीज हो जाती है। या फिर मल्टीपैरस फीमेल में कंजेनिटल प्रोलैप्स अगर है तो, ठीक है, मतलब जिसके ज़्यादा बच्चे। हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी क्या? वही जब काट पीट रहे हैं तो उस टाइम पे वॉल्ट प्रोलैप्स होने का चांस होता है। वॉल्ट वो होता है जो हम छोड़ देते हैं, मतलब वेजाइना सर्विक्स को छोड़ देते हैं जब हिस्टेरेक्टोमी करते हैं, तो वो बाहर आ सकता है। एंट्रोसील हो सकता है, ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं? पॉप क्यू क्लासिफिकेशन है, सो क्लासिफिकेशन है, बैडन वॉल्कर क्लासिफिकेशन है। तो हम लोग अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से प्रोलैप्स को देखते हैं। तो पॉप क्यू में हाईमैन है और बैडन वॉल्कर में हाईमैन है, और सो वाला जो है ये ओल्ड क्लासिफिकेशन है, हम जो कि इंट्रोइटस को लेकर चल रहे थे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पॉप क्यू क्लासिफिकेशन लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है, सो क्लासिफिकेशन ओल्ड क्लासिफिकेशन थी, ठीक है। तो पॉप क्यू क्लासिफिकेशन क्या है कि पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, ठीक है, ये हो गया पीओपी की फुल फॉर्म, और क्यू से क्या हो गया? क्वांटिफिकेशन। तो पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स क्वांटिफिकेशन क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन है पॉप क्यू क्लासिफिकेशन। इसके अंदर रेफरेंस पॉइंट क्या है? हाइमन, ठीक है। तो हाइमन को हमने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया है, ठीक है, इसके ऊपर है तो कैसे, है ना, तो 1 सेंटीमीटर हमें लेके चलना है। तो अगर 1 सेंटीमीटर के दायरे में है, ठीक, और देखो हाइमन है तो हाइमन तो एक पॉइंट हो गया ना, जो कि सबसे एक तरह से बाहर का वो होता है ना। तो ये वेजाइना है, ठीक है, और वेजाइना में ये हाइमन एक पॉइंट है, और इसके ऊपर अगर वो है तो भाई वो उतना ही कम चांस है, लेस चांस है उसका प्रोलैप्स होने का। तो फर्स्ट डिग्री कब होगा? जब 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा ऊपर होगा। जब हाइमन से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा ऊपर क्या रहेगा? यूट्रस रहेगा, ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री होगा। मतलब कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं है, अभी बहुत ऊपर है।
तो लीडिंग पॉइंट ऑफ प्रोलैप्स इज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर अबव हाइमन, तो ये फर्स्ट डिग्री में आता है। सेकंड डिग्री में कब आएगा? जब हाइमन के आसपास आ गया, जब विद इन 1 सेंटीमीटर हाइमन है, जब हाइमन के आसपास आ गया मतलब वो नीचे आ रहा है, तो सेकंड डिग्री हो जाएगा। क्या सेकंड डिग्री कब हो जाएगा? जब हाइमन के आसपास होगा। तो प्रोलैप्स मतलब विद इन 1 सेंटीमीटर हाइमन के आसपास जब है तो सेकंड डिग्री हम लोग प्रोलैप्स बोलेंगे। थर्ड डिग्री जब नीचे अब आ गया और मोर देन 1 सेंटीमीटर नीचे आ गया, ठीक है, तो हम लोग थर्ड डिग्री बोलेंगे। और क्या है, जब एक ज़्यादा हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर लगभग हो जाएगा, तो मतलब बाहर ही आ गया वो, जब हाइमन से बाहर आ गया तो वो दिखने लग जाता है। तो उसके जब बहुत बाहर आ रहा है तो इसको हम लोग 4 डिग्री या फिर प्रोसीडेंसिया बोलते हैं, ठीक है। प्रोसीडेंसिया मतलब है कि अब यूट्रस तो एकदम बाहर आ चुका है, एकदम मतलब विजिबल होता है, और इस टाइम पे हमें फिर मतलब एक्शन लेना होता है, उसको ठीक करना होता है ना। अब क्या है कि कौन कौन से मतलब वेजाइनल प्रोलैप्स अब देखते हैं। अभी हमने देखा यूट्रस का, अब देखते हैं वेजाइना का। तो वेजाइना में अब दो चीज़ें हैं, एक होता है एंटीरियर वॉल, एक होता है पोस्टीरियर वॉल। और इस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी हिसाब से फिर इसकी क्या है, इसकी जो रिपेयर करेंगे या इसका मैनेजमेंट जो है मतलब वो इसी के हिसाब से है। तो एंटीरियर का अलग होता है, पोस्टीरियर का अलग होता है, तो हमको ये ध्यान लेके चलना है। तो एंटीरियर के अंदर दो चीज़ें, अपर 2/3 और लोअर 1/3, ठीक है। जैसे वेजाइना है, वेजाइना अपर 1/3 किसी और से बनता है, लोअर 1/3 किसी और से बनता है ना। किससे? जो क्या था, मुलेरियन डक्ट था, है ना, मुलेरियन डक्ट था, या फिर वो रिज था, साइनस रिज था, ठीक है। तो इन सब चीज़ से बनता है, ये सब एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। तो एंटीरियर वॉल के अंदर अपर 2/3 का प्रोलैप्स अगर हो रहा है या लोअर 1/3 का प्रोलैप्स हो रहा है, तो अगर वो अपर 1/3 का हो रहा है तो इसको हम लोग सिस्टोसील बोलते हैं। अच्छा, 1/3 का हो रहा है तो ठीक है, सिस्टोसील। और लोअर 1/3 का हो रहा है तो यूरेथ्रोसील, ठीक है। और ये देखो यहाँ दिखा रखा है वेजाइनल प्रोलैप्स, वेजाइना का प्रोलैप्स हो गया, ठीक है। अब क्या है पोस्टीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल के अंदर अब 3 तरीके से बांट दिया है, अपर मिडल लोअर, ठीक है। अपर 1/3, मिडल 1/3, लोअर 1/3। तो अपर 1/3 में क्या है, ओमेंटोसील कहेंगे। मिडल 1/3 का अगर प्रोलैप्स होगा तो उसको रेक्टोसील बोलेंगे, और लोअर 1/3 का होगा तो उसको लेग्स पेरिनियम बोलेंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया, अब ये प्रोलैप्स अलग अलग, सिस्टोसील, यूरेथ्रोसील, ओमेंटोसील, रेक्टोसील, लेग्स पेरिनियम, ये वेजाइना के प्रोलैप्स है। अब इनके इनके नाम के अकॉर्डिंग इनके मैनेजमेंट भी होंगे, ठीक है। यहाँ दिखा रखे कुछ पिक्चर। एंट्रोसील में क्या हो गया, एंट्रो मतलब क्या होता है तुम्हारे इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन का मतलब जब बाहर आता है तो ये पोस्टीरियर वाले से ही आएगा, है नहीं। जैसे ये एंटीरियर वॉल में हो गया इरेथ्रोसील, सिस्टोसील, और पोस्टीरियर में हो गया ओमेंटोसील, रेक्टोसील, रेक्टम, रेक्टो मतलब रेक्टम, ठीक है। तो रेक्टोसील तो पोस्टीरियर वाल से आ रहा है, हाँ, ये रहा सिस्टोसील, ठीक है, और ये रहा रेक्टोसील, ये रहा रेक्टम, ठीक है। सिस्टोसील में देखो ये रहा, ठीक है, वेजाइना वॉल, ये ब्लेडर, ठीक है। ये रेक्टोसील है, ये रहा रेक्टम, देखो बाहर आ रहा, ठीक। अब देखते हैं एंट्रोसील और रेक्टोसील में डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आ जाता है। तो एंट्रोसील और रेक्टोसील, एंट्रोसील मतलब क्या होता है, इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जब हम लोग पीवी एग्जामिनेशन करेंगे तो जो अपर 1/3 है ना पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल का, वो बाहर की तरफ आ रहा होता है, तो उसको एंट्रोसील कहते हैं। इसमें कफ इम्पल्स मतलब जब खांसेंगे तो फिर वो बल्ज आउट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ देखने को मिलता है एंट्रोसील में। रेक्टोसील में क्या होता है कि लोअर 2/3 जो पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल का होता है वो बाहर आ रहा होता है, तो इसमें कफ इम्पल्स नहीं होता है, ठीक है, मतलब खांसेंगे तो बाहर नहीं आएगा। पीआर एग्जामिनेशन क्या है, तो पीआर एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो थोड़ा सा बल्ज फील होगा जब हम टिप ऑफ फिंगर यूज़ करते हैं। पीआर क्या होता है, ठीक है, पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, तो टिप ऑफ फिंगर से बल्ज फील होगा। और जब रेक्टोसील में करेंगे तो यहाँ टिप ऑफ फिंगर से पता चलेगा, यहाँ पे पल्प ऑफ फिंगर, तो ये होता है टिप और ये होता है पल्प, ठीक है। ट्रांस इल्यूमिनेशन, तो ट्रांस इल्यूमिनेशन एंट्रोसील में पाया जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड होता है, इंटेस्टाइन है, फ्लूइड होता है, तो फ्लूइड जब होता है तो ट्रांस जो है ट्रांस इल्यूमिनेशन दिखेगा, ठीक है, और रेक्टोसील में नहीं दिखेगा, ठीक। अब क्या है, डी लेंसी लेवल ऑफ सपोर्ट ऑफ वेजाइना, अब वेजाइना के सपोर्ट को देखते हैं, है ना। तो लेवल 1 पे क्या है कि अपर 1/3, लेवल 2 पे क्या है मिडिल 1/3, और लेवल 3 पे लोअर 1/3। वेजाइना को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर 1/3, लोअर 1/3 और मिडिल 1/3। तो अब देखते हैं अलग अलग जगह पे कौन कौन सपोर्ट मिल रहा है। तो अपर 1/3 में क्या है, सीएल मतलब कार्डिनल लिगामेंट, और क्या है यूएस मतलब यूट्रोसेक्युलर लिगामेंट।
तो जो अपर, देखो तुमने देखा होगा ये चीज़ हमने उसमें यूट्रस में भी देखा था। तो यूट्रस ऊपर है, यूट्रस के बाद फिर आता है वेजाइना। तो जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पे मतलब कौन से होंगे, जो यूट्रस को भी सपोर्ट दे रहे थे, है ना, तो वही सपोर्ट ऊपर वाले अपर 1/3 को देंगे वेजाइना के भी, है ना। तो कार्डिनल लिगामेंट, यूट्रो सैक्रल लिगामेंट ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक। इसी में जब डिफेक्ट आएगा तो डिफेक्ट आ गया, जैसे यूट्रो सर्वाइकल प्रोलैप्स देखने को मिलेगा, एपिकल प्रोलैप्स देखने को, वॉल्ट प्रोलैप्स देखने को मिलेगा। वॉल्ट प्रोलैप्स मतलब वेजाइना बाहर आ रहा है, एंट्रोसील हो गया, सुप्रावेजाइनल इलोंगेशन ऑफ सर्विक्स, ये सब डिफेक्ट देखने को मिलेंगे अगर इसमें दिक्कत आई है तो। अगर 1/3 में दिक्कत हो रही है तब ये अपर 1/3। अब मिडिल 1/3 देखते हैं बीच का। तो इसमें देखो अलग चीज़ आ गया, आर्कस, टेंडिनस, फेसिया, ठीक है। और जब इनका डिफेक्ट होता है तो सिस्टोसील और रेक्टोसील देखने को मिलता है, ठीक है। सिस्टोसील अभी हम देखा था एंटीरियर वेजाइनल वॉल था, और रेक्टोसील भी, है ना। और पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर था, रेक्टोसील क्या था, पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल था, ठीक। अब लेवल 3 पे लोअर 1/3 ऑफ वेजाइना। तो यहाँ पे पेरिनियल बॉडी आ गई, पेरिनियल बॉडी और उसकी पेरिनियल मसल जो गई वो सपोर्ट दिखा रही है, और यूरोजेनाइटल डायफ्राम मसल सपोर्ट दिखा रही है, नीचे वाली सबसे आगे बात होगी, ठीक है। और जब इसमें इफेक्ट आएगा तो क्या होगा, यूरेथ्रोसील होगा, ठीक। और लेग्स पेरिनियम, रेक्टोसील, ये सब यहाँ पे डिफेक्ट देखने को मिलेंगे। अब क्या चीज़ है, वॉल्ट, वॉल्ट क्या है, वेजाइना का पार्ट होता है। लेफ्ट आफ्टर जब हिस्टेक्टोमी करते हैं तो हम लोग वेजाइना थोड़ा निकालते हैं, तो ऊपर का चीज़ निकाल देते हैं और नीचे जो बचता है वेजाइना बचता है। कंजेनाइटल इलोंगेशन ऑफ सर्विक्स, या फिर अगर बचपन से है तो सर्विक्स का इलोंगेशन जो होता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। उसको उसके अंदर क्या होता है, वेजाइनल पार्ट इज इलोंगेटेड, जो वेजाइना का पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि सर्विक्स ज़्यादा इलोंगेट हो गया है। और डीप फॉर्निक्स देखने को मिलेगा। क्या फॉर्निक्स जो होता है, जस्ट मतलब सर्विक्स के अगल बगल का जो एरिया होता है, वेजाइना का ही पार्ट होता है, वो थोड़ा ज़्यादा डीप दिखेगा। मतलब जब सर्विक्स लंबा हो गया, देखो यहाँ दिखा रखा है, नॉर्मली क्या होता है कि सर्विक्स यहाँ तक नहीं होता है, यहीं तक है मान लो, तब ये जो होता है ये होता है तुम्हारा फॉर्निक्स, ये जो गैप दिख रहा है, यहाँ से हम लोग इंजेक्शन नीडल डाल सकते हैं, इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं कोई भी चीज़। तो ये चीज़ इतना ही होता है, लेकिन यहाँ पे देखो कंजेनाइटल इलोंगेशन हो गया सर्विक्स का, ये देखो लंबा हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये जो फॉर्निक्स है देखो कितना ज़्यादा लेंथी हो गया है ना, बहुत ज़्यादा लेंथ इसकी बढ़ गई, तो डीप फॉर्निक्स इसलिए इसको कह रहे हैं। अब यहाँ ये पूरा का पूरा एक तरह से देखा जाए तो वेजाइना का पार्ट होता है ये पूरा वेजाइना है यहाँ पे, ये सर्विक्स और ये क्या है, यूट्रस है, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखते हैं क्या क्या सिम्टम और क्या क्या मैनेजमेंट है, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या पता चलेंगे, जब फीमेल आएगी वो क्या क्या बोल कराएगी, तो उसको कुछ वेजाइना में फुलनेस लगेगा, उसको लगेगा कुछ बाहर आ रहा है, कोई मांस बाहर आ रहा है, ठीक है। उसको थोड़ा बहुत बैक एक भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा दर्द हो सकता है, क्यों, क्योंकि यूट्रोसैक्रल लिगामेंट का स्ट्रेचिंग हो रहा है। जब भी यही पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी होता है, ठीक है, ऐसा पेन जो लो बैक एक कहते हैं, तो ये स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट की वजह से ही होता है। यूरिनरी सिम्टम देखने को मिलेंगे, सिस्टोसील में और इरिथ्रोसील अगर होगा, सिस्टोसील आगे कहीं है, इरिथ्रोसील आगे कहीं है, तो वो जब होगा तो उस समय यूरिनरी सिम्टम, क्योंकि ब्लैडर आगे होता है, ये देखने को मिलेगा। इनकम्प्लीट वॉइडिंग, मतलब कि पूरा यूरिनरी ब्लैडर खाली नहीं होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, यूटीआई होने के चांस भी होते हैं, ठीक है। जब पूरा खाली नहीं होगा तो यूटीआई होने के चांस होगा, ब्लैडर खाली नहीं होगा तो। स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। इनकंटिनेंस वही कि जो हमको बार बार यूरिन आ रहा है, लगेगा कि हाँ, ठीक है, लेकिन वो खाली नहीं होगा। ड्यू क्यों, क्योंकि ड्यू टू डिसेंट ऑफ ब्लैडर ने क्या हो गया, नीचे आ गया। बॉवेल सिम्टम देखने को मिलेंगे, रेक्टोसील एंट्रोसील अगर है तो उसमें बॉवेल सिम्टम देखने को मिलेंगे, मतलब पेट जैसे, मतलब क्या है, खाली करने का मन कर रहा है, ठीक है। डिक्यूबिटस अल्सर देखने को मिल सकता है, अगर प्रोलैप्स हुआ है तो डिक्यूबिटस अल्सर हो सकता है उस पर, इंट्रोइटस पे, है ना। जो कि अब देखते हैं डिक्यूबिटस अल्सर को अच्छे से। तो इसमें क्या होता है, वीनस कंजेशन हो जाता है ड्यू टू हैम्पर वीनस रिटर्न, जो वीनस रिटर्न हो रहा है वो सही से नहीं हो रहा है, उसकी वजह से वीनस कंजेशन मतलब कम हो गया है ना, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, डिक्यूबिटस अल्सर देखने को मिलता है। क्योंकि जब कहीं पे सही से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा तो वहीं पे तो नेक्रोसिस होता है, तो इसीलिए ये देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि कोई चीज़ देखो प्रोलैप्स हो रहा है तो वो चीज़ दब रही है, आसपास की दब रही है, इस वजह से कंजेशन हो रहा है, वीनस कंजेशन, इस वजह से क्या हो रहा है, अल्सर हो रहा है। ये फ्रिक्शन की वजह से नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। जब प्रोलैप्स हो रहा है दबता है तब उसी वजह से होता है। मैनेजमेंट क्या है इसका, तो एक्रीफ्लेविन जो कि एक एंटीसेप्टिक है, ग्लिसरीन जो कि हाइग्रोस्कोपिक एजेंट है, ठीक है, ये यूज़ करेंगे। 10 से 15 दिन में हील हो जाएगा इसका यूज़ करके। क्या, डिक्यूबिटस अल्सर। बीटाडीन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कीगल्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक एक्सरसाइज है, कीगल एक्सरसाइज कर सकती हैं लेडीज़, ठीक है, पेल्विक फ्लोर मसल की स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, ठीक है, ताकि प्रोलैप्स ना हो। ये प्रेगनेंसी के टाइम पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाइल्ड बर्थ हो गया उसके बाद भी एक्सरसाइज कर सकते हैं ये वाली। अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है पेल्विक फ्लोर का,
10 साइकिल कम से कम इस एक्सरसाइज की यूज़ करने हैं, दिन में कम से कम 3 बार करना है। अगर ये एक्सरसाइज करते हैं कीगल एक्सरसाइज, तो इससे जो पेरिनियम मसल है वो स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रेंथिंग होती है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है अब देखते हैं। तो मैनेजमेंट किसका, वेजाइनल प्रोलैप्स का पहले देखते हैं। तो वेजाइनल प्रोलैप्स देखे तो हमने एंटीरियर, फिर पोस्टीरियर, फिर उसके अंदर रेक्टोसील, सिस्टोसील, यूरेथ्रोसील, है ना, अलग अलग थे। तो ये पहली बात तो एज से और पेरिट्री से कोई लेना देना नहीं होता वेजाइनल प्रोलैप्स का। ठीक है, और सिस्टोसील और यूरेथ्रोसील का सर्जरी करेंगे कैसे, एंटीरियर कॉल्पोरेफी करेंगे। क्या करेंगे, देखो सिस्टोसील यूरेथ्रोसील क्या था, एंटीरियर वेजाइनल वॉल का प्रोलैप्स था। तो एंटीरियर वेजाइनल वॉल का प्रोलैप्स था, तो इसकी सर्जरी क्या करी हमने, एंटीरियर कॉल्पोरेफी करी। ठीक, और क्या क्या किया, एक्सीसन ऑफ प्रोलैप्स वेजाइनल वॉल, जो चीज़ बाहर आ गई उसको हमने एक्सरसाइज कर दिया है। ठीक है, और रिपेयर कर दिया जो चीज़ें बची हैं। ठीक है, और क्या सूचर लगाए, इंटरप्टेड सूचर लगा दिए। अब देखते हैं एंट्रोसील की सर्जरी। तो क्या करते हैं, एंट्रोसील का थोड़ा अलग से भी कर सकते हैं, एंटीरियर कॉल्पोरेफी भी कर सकते हैं। तो इसमें मैकल एंडोप्लास्टी, क्या कहते हैं इसकी, कल्डोप्लास्टी, मैकल कल्डोप्लास्टी सर्जरी हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी कर सकते हैं। जैसे हिस्टेक्टोमी हुई, इसके बाद हमें पता है कि हिस्टेक्टोमी के बाद चांस बढ़ जाते हैं ये सब होने के, तो प्रिवेंशन के लिए भी हम लोग मैकल कल्डोप्लास्टी करेंगे। ठीक है, किसका, एंट्रोसील के लिए बचाने के लिए। ये आउटडेटेड सर्जरी हो गई है वैसे। ठीक है, तो मॉस्कोविज रिपेयर और हेल्बन रिपेयर ये आउटडेटेड सर्जरी है। कि पहले होती थी। अब देखते हैं रेक्टोसील और लेग्स पेरिनियम, ये पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल के प्रोलैप्स की वजह से होता है ना। तो इसमें पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल की प्रोलैप्स थी, इसीलिए इसका नाम क्या है, पोस्टीरियर कोल्पोपेरिनियोरेफी। उसका क्या नाम था, एंटीरियर कोल्पोरेफी, इसका क्या नाम है, पोस्टीरियर कोल्पोपेरिनियो, पेरिनियो एक्स्ट्रा है, कोल्पोपेरिनियोरेफी। ठीक है, वो तो हो गया, हमने देख लिया वेजाइनल प्रोलैप्स का मैनेजमेंट। अब देखते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स का मैनेजमेंट। तो इसमें एज डिपेंडेंट होता है, वो एज इंडिपेंडेंट था, ये एज डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर कोई यंग है तो उसका अलग होगा, कोई ओल्ड है तो उसका अलग होगा, है ना, ये चीज़। तो इसमें कंडीशन क्या है कि यूट्रो सैक्रल सर्वाइकल अगर प्रोलैप्स हुआ है, किसका, यूट्रो और सर्वाइकल अगर प्रोलैप्स हुआ है फीमेल में, और वो फीमेल जिसको फ्यूचर चाइल्ड चाहिए। ठीक है, मतलब उसको ये नहीं कि हिस्टेक्टोमी कर दो सबसे बेस्ट, नहीं। तो जब भी कोई यंग गर्ल होती है उसमें प्रोलैप्स होता है, उसको सर्जरी अगर करा के ठीक कराना है, तो उस लेडीज में क्या करना पड़ेगा, स्लिंग सर्जरी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्लिंग सर्जरी। इसमें इसका दूसरा नाम क्या है, सर्विकोपैक्सी। पैक्सी मतलब क्या होता है, कहीं भी पैक्सी मतलब हमने रिपेयर कर दिया है। ठीक है, हमने ठीक कर दिया है, ये नहीं कि कुछ कट नहीं लगाया हमने, टोमी नहीं किया है, ना एक्टोमी किया, कुछ काट के निकाला नहीं है। ठीक है, तो ये रहा, हमने क्या किया, आर्टिफिशियल सपोर्ट यूट्रस को दिया है, ये आर्टिफिशियल सपोर्ट दिया यूट्रस को, ये होती है स्लिंग सर्जरी। तो स्लिंग किसका बना होता है, मर्सलिन टेप का बना होता है। स्लिंग एक चीज़ है, वो चीज़ क्या है, ये मर्सलिन टेप है। ठीक है, और स्लिंग कैसा हो सकता है, एंटीरियर भी हो सकता है, पोस्टीरियर भी हो सकता है। तो अगर एंटीरियर है तो उसका हम क्या कहते हैं, पुरेंडेर स्लिंग कहते हैं, और जो अगर पोस्टीरियर है तो उसका नाम क्या कहते हैं, सिरोधकर स्लिंग कहते हैं। अब तुम्हें एक चीज़ बताऊं कि ज़्यादा बेस्ट कौन सा होता है, ज़्यादा बेस्ट तो नहीं बोलूँगा, मतलब ज़्यादा सही सिरोधकर स्लिंग होता है, ज़्यादा यूज़ इसी का करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्यों ऐसा क्या है। तो देखो, जो पुरेंडेर सीलिंग है, ये क्या होता है, एक साइड करते हैं इस्थमस ऑफ यूट्रस को। ठीक है, जो यूट्रस का इस्थमस मतलब कि जो नीचे वाला एरिया होता है जहाँ पे नेरोइंग होती है, उसको हम लोग इस्थमस कहते हैं। और अदर साइड क्या होता है, रेक्टस चीज होता है, डायनेमिक स्लिंग होता है ये। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, कम है, लेकिन इसका सक्सेस रेट भी क्या है, कम है। पुरेंडेर स्लिंग की बात हो रही है, इसका कॉम्प्लिकेशन कम है लेकिन इसका सक्सेस रेट भी कम है। और सर्जन तो हमेशा वही करेगा जिसकी सक्सेस रेट ज़्यादा हो, इसलिए हम लोग सिरोधकर स्लिंग करते हैं, इसकी सक्सेस रेट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, वन साइड एक जगह से इस्थमस ऑफ यूट्रस हुई, और अदर साइड क्या होगा, लिगामेंट अटैच करेंगे सैक्रल प्रोमेंटरी से। ठीक है, सैक्रल प्रोमेंटरी से और इस्थमस ऑफ यूट्रस से हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे किसको, स्लिंग को, मर्सलिन टेप को। अब इसको स्टैटिक स्लिंग भी कहते हैं, स्टैटिक मतलब रुक गया एक जगह, है ना, और ये डायनेमिक स्लिंग था यहाँ पे, और ये स्टैटिक स्लिंग। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा कि लेफ्ट साइड में देखने को क्या मिलेगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। जो लेफ्ट साइड में होगा वहाँ पे क्या, इंटेस्टाइन जो होंगे, इस साइड में लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में क्या है, ये इधर इंटेस्टाइन जा रहा है, रेक्टम एक्टम लार्ज है ना, तो इसका क्या होगा, सिग्मॉइड का क्या होगा, वो हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, और क्या, मिजेंट्रिक इंजरी हो सकती है, और जेनेटोफिमरल नर्व की इंजरी हो सकती है। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन है सिरोधकर स्लिंग के। और क्या है दूसरा,
अवॉइडिंग सिग्मोइड कोलन ऑब्स्ट्रक्शन, हमें अगर सिग्मोइड कोलन ऑब्स्ट्रक्शन को अवॉइड करना है तो क्या करेंगे, एक हुक बनाएंगे मेड फ्रॉम सोआस मसल, सोआस मसल से एक हुक बनाएंगे जिससे हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है, सिग्मोइड इसको। और देखो सक्सेस रेट क्या है, हाई है इसकी सिरोधकर स्लिंग की, इसीलिए हम लोग सिरोधकर स्लिंग सर्जरी ही करते हैं, ठीक है। ये रहा, यहाँ दे रखा है, ये श्वास मसल है, ठीक है, और ये श्वास मसल से हमने क्या बनाया, हुक बनाया है जिससे बचा सकेंगे हम सिग्मोइड कोलन ऑब्स्ट्रक्शन को, ठीक है। तो और कौन से मैनेजमेंट है, कंपोजिट स्लिंग या फिर विरकुड स्लिंग, ठीक है, कंपोजिट स्लिंग या फिर विरकुड स्लिंग, जो कि लेफ्ट साइड में पुरेंडर स्लिंग करते हैं और राइट साइड में सिरोधकर, मतलब ये कंपोजिट स्लिंग दोनों को मिलाकर है, ठीक है। एक खाना स्लिंग है, खन्ना स्लिंग, तो खन्ना स्लिंग क्या है, एंटीरियर स्लिंग सर्जरी है, इस्थमस से लेंगे, यूट्रस के इस्थमस से लेंगे और ASIS तक लेके जाएंगे, ठीक है, इस तरह की सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये स्लिंग सर्जरी हमने देख ली, जिसमें हम लोग कुछ कट पिट नहीं करते हैं, हम लोग मर्सलिन टेप लगा देते हैं और उसको रोक देते हैं किसी तरीके से यूट्रस को ऊपर ही, ठीक है, ताकि फ्यूचर में प्रेगनेंसी हो सके। अब देखते हैं प्रोलैप्स इन अ रिप्रोडक्टिव एज फीमेल हु डजंट नीड फ्यूचर चाइल्ड बियरिंग। अब ये वो लेडीज की बात हो रही है जो लेडीज फ्यूचर चाइल्ड नहीं चाहती हैं, लेकिन उनकी एज 30 से 40 ऐसी एज है उनकी, ठीक है। तो इन लोगों में हम लोग फोदरगिल रिपेयर करते हैं, फोदरगिल रिपेयर बहुत बार सुना होगा तुमने, ठीक है। ये मैनचेस्टर रिपेयर भी हम इसको कहते हैं, लेकिन मेनली तो इसका नाम फोदरगिल रिपेयर ही है, ठीक है। इस सर्जरी के अंदर क्या 2 स्टेप होते हैं, और 2 स्टेप क्या है, पहला तो सर्वाइकल एम्पुटेशन, यही चीज़ बार बार मैम पूछती रहती हैं, ठीक है, कि सर बताओ फोदरगिल रिपेयर में हम क्या करते हैं और इस चीज़ को बचाना क्या होता है, क्यों होता है। तो सर्वाइकल एम्पुटेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, सर्विक्स को हम लोग काट के हटा देते हैं। और क्या करते हैं, प्लाइकेशन ऑफ कार्डिनल, जो कार्डिनल लिगामेंट है उसका प्लाइकेट कर देते हैं, ठीक है, कार्डिनल लिगामेंट को। तो यही तो मेन चीज़ था, कार्डिनल लिगामेंट, यूट्रोसाइकल लिगामेंट, है ना। तो अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है फोदरगिल रिपेयर के, तो फोदरगिल सर्जरी के सर्वाइकल स्टेनोसिस, सर्वाइकल जो है स्टेनोसिस मतलब वो अब नैरो हो जाएगी, नैरोइंग हो जाएगी सर्विक्स की, और फाइब्रोसिस हो सकता है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी हो सकती है। अब देखते हैं सिरोडकर मॉडिफिकेशन ऑफ फोदरगिल सर्जरी, हमने अब एक ये है जिसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी है फोदरगिल सर्जरी में, इसका नाम है सिरोडकर मॉडिफिकेशन ऑफ फोदरगिल सर्जरी। इसके अंदर क्या करते हैं, जिस फर्स्ट स्टेप है सर्वाइकल एम्पुटेशन, ये नहीं करेंगे, तो यही वो चीज़ है कि ये ज़्यादा बेस्ट नहीं है, तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, तो इसी का नाम चेंज हो गया क्या, सिरोधकर मॉडिफिकेशन ऑफ। सिरोधकर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने सिरोधकर स्लिंग में क्या किया था, उसको फ्यूचर चाहिए और हमने प्रिवेंशन करने के लिए, है ना, और सिरोधकर में सक्सेस रेट ज़्यादा होता है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, सिरोधकर मॉडिफिकेशन ऑफ फोदरगिल सर्जरी। इसमें सिर्फ कार्डिनल लिगामेंट का प्लाइकेशन कर देते हैं, ठीक है, प्लाइकेट मतलब एक तरह से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं कि वो चीज़ वहाँ पे अटक जाए, ठीक है, इस तरीके से, मतलब रस्सी बांध दी जैसे हमने चारों तरफ, और उसको बांध के वहीं पे हमने प्लाइकेट से, मतलब ये होता है, ठीक है। कैन बी डन इन फीमेल्स नीडिंग फ्यूचर चाइल्ड, देखा ये मॉडिफिकेशन कर दिया हमने सिरोधकर से, तो सिरोधकर का नाम हमने कहाँ यूज़ किया था, उन लेडीज में जो फ्यूचर चाइल्ड चाहती हैं, तो इसीलिए सिरोधकर मॉडिफिकेशन फोदरगिल सर्जरी में क्या है कि ये उन लेडीज में करते हैं जो फ्यूचर चाइल्ड चाहती हैं। सोच रहे हो, फोदरगिल रिपेयर कहाँ हमने उसमें यूज़ किया था कि जो फीमेल आगे बच्चा नहीं चाहती हैं, और वहीं हमने इसमें मॉडिफिकेशन कर दी थोड़ी सी कि सर्विक्स को एम्पुटेशन नहीं किया हमने, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया सर्जरी है ये, ठीक है। सर्वाइकल स्टेनोसिस को अगर हमें बचाना है तो कैसे बचा सकते हैं, प्रोफाइलेटेड DNC मतलब डायलिटेशन क्यूरेटेज, ठीक है, इससे हम लोग सर्विक्स के डायलिटेशन कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं नल्ली पैरिस प्रोलैप्स, जो फीमेल कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, उनके प्रोलैप्स हो गया है और वो चाहती हैं कि मेरा यूट्रस भी रहे, ठीक है, मतलब फ्यूचर में, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सैक्रो हिस्ट्रोपैक्सी, पैक्सी मतलब वही हमेशा हमें रिपेयर करना है, सिर्फ काटना पीटा कुछ नहीं है। तो ये रहा सैक्रम, ये रहा यूट्रस, ये रहा वेजाइना, तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो एक मेस लगाया है, ग्रैनुलेशन टिश्यू यहाँ पे आए हैं, ग्रैनुलेशन टिश्यू के कारण स्कार बना है, फाइब्रोसिस हुई है मतलब ग्रोथ हो रही है, इससे क्या हो गया, प्रोलैप्स हो गया, प्रोलैप्स बच गया, ठीक है। एक मैस लगाया हमने, मैस में क्या होता है, फिर ग्रैनुलेशन टिश्यू ग्रो करते हैं, वहाँ पे स्कार बन जाता है, फाइब्रोसिस होती है, फाइब्रोसिस मतलब हीलिंग हो रही है, और फिर उससे क्या हो जाता है, प्रोलैप्स बच जाता है, ठीक है। तो ये होता है सैक्रो हिस्ट्रोपैक्सी, सैक्रम और यूट्रस के बीच में हमने एक मैस लगा दी है, ठीक है। और मैस किसका बनता है, प्रोलिन का बनता है ज़्यादातर, ठीक है। अब क्या है, सर्जिकल ऑप्शन इन फीमेल वांटिंग फ्यूचर चाइल्ड बियरिंग, जो फीमेल फ्यूचर में बच्चा चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट क्या है, तो सैक्रो हिस्ट्रोपैक्सी सबसे बेस्ट है, उसके बाद स्लिंग सर्जरी, और उसके बाद सिरोधकर मॉडिफिकेशन ऑफ फोदरगिल रिपेयर, ठीक है। इस तरीके से ये
दे रखा है। सबसे अच्छा कौन सा ये है, उससे कम उससे सबसे बेकार ये, और सबसे सबसे बेकार तो फर्दर रिपेयर है, हम्म, मैनचेस्टर रिपेयर। प्रोलैप्स इन मीनोपॉजल फीमेल, अब मीनोपॉजल फीमेल है तो भाई उनके लिए तो सबसे बेस्ट है कि काट के निकाल ही दें, तो वेजाइनल हिस्टेक्टोमी कर देंगे, मतलब वेजाइनल और हिस्ट्रस दोनों को हम लोग काट के अच्छा, निकाल दोनों देंगे। कटा देते हैं हम्म, तो बच्चे। तो कुछ अगर वेजाइनल हिस्टेक्टोमी नहीं करेंगे तो वेजाइना प्रोलैप्स हो जाएगा, अच्छा, समझ रहे हो, इसलिए हमें ऐसा करना है। प्रोलैप्स इन, अब देखो 60 से 65 साल की लेडीज है तो उसके अंदर अगर प्रोलैप्स हो रहा है तो क्या करेंगे, विद सम कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू सर्जरी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। डायबिटीज और हाइपरटेंशन अगर केस है तो उसको हम लोग सर्जरी नहीं करेंगे, बाकी उसके अलावा देखते हैं क्या करेंगे। तो लीफोर्ड कोल्पो कोल्पोक्लेसिस, ठीक है। क्लेसिस। तो लीफोर्ड कोल्पोक्लेसिस में क्या है, स्टिच एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना, जो एंटीरियर वेजाइनल वॉल है वेजाइना के, उसको हम लोग स्टिच कर देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया हम लोग इसमें कम ही यूज़ करते हैं। प्री रिक्विजिट हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, रूल आउट एंडोमेट्रियल और सर्वाइकल कैंसर। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि एंडोमेट्रियम का या सर्वाइकल का कोई कैंसर तो नहीं है, अगर ये होगा तो दिक्कत हो सकती है, कैंसर होगा तो, है ना, इसीलिए इस टाइप ऐसे हम लोग पहले चेक करेंगे, ठीक है, सर्जरी से पहले। नॉट डन इन रिप्रोडक्टिव एज में नहीं करेंगे, 60 से 65 साल की लेडीज में कर रहे हैं। ऑल्सो डन इन मैनेजमेंट ऑफ वॉल्ट प्रोलैप्स में भी हम लोग इसको लीफोर्ड कोल्पोक्लेसिस कर सकते हैं। एंटीरियर वेजाइनल वॉल की वेजाइना को वो कर रहे हैं, स्टिच कर रहे हैं, तो इसीलिए ये वेजाइनल के प्रोलैप्स में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। अब देखते हैं क्या है, प्रोलैप्स इन फीमेल, ओल्ड फीमेल, बहुत ज़्यादा 65 साल से ऊपर, ठीक है, और विद कॉर्मोडिटी, मतलब उनको और दूसरी बीमारी भी है साथ में, एंड अनफिट फॉर एनी सर्जरी, और कोई भी सर्जरी के लिए फिट नहीं है, तब क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग रिंग पेस्ट्री करते हैं। रिंग पेस्ट्री बहुत ज़्यादा आरामदायक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिंग पेस्ट्री मतलब एक तरह से वो है, टैबलेट टाइप है, मतलब डाल दिया अंदर, ठीक है, वो ऐसा कुछ। तो स्पेस, ये एक डिवाइस है, देखो कैसा, स्पेस ऑक्यूपाइंग डिवाइस है, टेम्परेरी क्योर, मतलब ये नहीं है कि परमानेंट है। रिंग पेस्ट्री का यूज़ बार बार करना पड़ सकता है, कैसे, 3 से 6 महीने में एक बार हमें यूज़ करना है, तो ये है रिंग पेस्ट्री। प्रोलैप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्रोलैप्स ड्यूरिंग प्यूरपेरियम, देखो ये थोड़ी सी खतरनाक बात है, जब बच्चा पेट में उस टाइम में प्रोलैप्स हो जाए, ये तो और खतरनाक बात है। उसके बाद प्यूरपेरियम मतलब कि जब बच्चा डिलीवर हो गया उसके 6 हफ्ते या 12 हफ्ते के बीच में, अगर 12 हफ्ते से पहले अगर प्रोलैप्स हो जाए तो प्यूरपेरियम के टाइम पे इसमें क्या करेंगे, रिंग, जेल और डोनट पेस्ट्री, देखो यहाँ पे भी डोनट पेस्ट्री है, तो इनका यूज़ हम लोग करते हैं। ये कब करेंगे, तो 16 से 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेग्नेंट है 16 से 18 वीक के टाइम पे हम लोग उस टाइम पे क्या करेंगे, पेसरी को रिमूव करेंगे, ठीक है, रिमूव पेसरी। यूट्रस एब्डोमिनल ऑर्गन जो है, यूट्रस एब्डोमिनल ऑर्गन जो बन चुका है उस समय 16 से 18 वीक में क्या होता है, जो यूट्रस है एब्डोमिनल ऑर्गन बन गया है, 12 हफ्ते से ऊपर जैसे जाता है तो यूट्रस क्या हो जाता है, यूट्रस नहीं रहता, अपनी जगह छोड़ के ऊपर जा चुका होता है, एब्डोमिन में चला जाता है, पेट में चला जाता है, तो उस समय क्या होता है, ऑटोमेटिक करेक्शन ऑफ प्रोलैप्स, तो अपने आप क्या हो जाता है, प्रोलैप्स ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ दे रखा है, ये रहा पेसरी का, देखो ये पेसरी है, इसका यूज़ किया हुआ है, ठीक है। वॉल्ट प्रोलैप्स क्या है, प्रोलैप्स ऑफ वेजाइनल स्टमक, ठीक है, आप हिस्टेक्टोमी कर दी तो हिस्टेक्टोमी के बाद क्या हो गया, वो वेजाइना था वो कनेक्टेड था पहले, ठीक है, उससे यूट्रस से, अब जब ये यूट्रस गायब है, देखो यहाँ पे दिखा रखा है यूट्रस है, अब ये सर्विक्स है, ये वेजाइना है, जब ये इससे कनेक्टेड था तो थोड़ा सपोर्ट था ना यहाँ पे, कार्डिनल लिगामेंट, यूट्रोसैकल लिगामेंट, ठीक है। अब ये है ही नहीं ऊपर, देखो गायब हो गया, साथ में हमने कार्डिनल लिगामेंट भी हटा दिया होगा, सैक्रल यूट्रोसैकल लिगामेंट भी हटा दिया होगा, तो अब समझ रहे हो इसके नीचे भाई कुछ नहीं है, तो ये सीधा बाहर आने का चांस बढ़ जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा, तो इसीलिए वॉल्ट प्रोलैप्स देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग वेजाइनल हिस्टेक्टोमी कह रहे थे, वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो प्रिवेंशन क्या है, यूट्रोसैक्रल सस्पेंशन, यूट्रोसैक्रल को हमें क्या करना है, छोड़ देना है, यूट्रोसैक्रल को हमें नहीं निकालना, ठीक है। डन ड्यूरिंग वेजाइनल हिस्टेक्टोमी, जब वेजाइनल हिस्टेक्टोमी करेंगे तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूट्रोसैक्रल को हम लोग छोड़ सकते हैं। ऑल्सो फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करेंगे इसका, वेजाइनल सर्जरी कर सकते हैं तो क्या करेंगे, यूट्रोसैक्रल सस्पेंशन छोड़ देंगे, यूट्रोसैक्रल को सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन कर देंगे, और लीफोर्ड कोल्पोक्लेसिस कर सकते हैं। उस समय क्या करते हैं, एंटीरियर वेजाइनल और पोस्टीरियर वेजाइनल को स्टिच कर देते हैं, है ना, ये कर देते हैं, तो इससे वेजाइना का प्रोलैप्स नहीं होगा। एब्डोमिनल सर्जरी क्या है, सैक्रल कोल्पोपेक्सी कर देंगे, सैक्रल को फिक्स कर देंगे, है ना, एब्डोमिनल सर्जरी ये कर सकते हैं, सैक्रल से वेजाइना को ज्वाइन कर देंगे, मतलब, है ना। नोट बर्ज कोल्पो सस्पेंशन, तो बर्ज कोल्पो सस्पेंशन क्या है, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस, ठीक है, वही जो यूरिनरी सिम्टम बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा,
तो उसको वो करेंगे। उसको मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो कोल्पर सस्पेंशन करते हैं। इसमें क्या है, नॉट अ मैनेजमेंट ऑफ वॉल्ट, ये वॉल्ट प्रोलैप्स का मैनेजमेंट नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस का मैनेजमेंट है। अब देखते हैं यूट्रोसैक्रल सस्पेंशन में होता क्या है। तो ये एक ईजी टू परफॉर्म, बहुत ज़्यादा आसान है इसको करना। तो इसमें देखो क्या है, ये यूट्रस था पहले, अब तो नहीं है। तो ये जो लिगामेंट है देखो, ठीक है, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है मान लो, सेक्रल से जोड़ देते और ये क्या है, सैक्रल है, सैक्रम बोन। तो देखो इनको जोड़ रखा है ना, हैं। ये रहा यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है, सूचर थ्रू यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, तो सूचर्स लगा देते हैं, देखो ये रहा सूचर लगा दिए। तो इससे क्या हो गया, ये अब नहीं हिलेगा, मतलब प्रोलैप्स नहीं होगा उसका वेजाइना का, वॉल्ट का। सैक्रल कोर्पोपैक्सी, कोल्पोपैक्सी, सैक्रल कोल्पोपैक्सी क्या है, तो बेस्ट मैनेजमेंट है वॉल्ट प्रोलैप्स का, सबसे बेस्ट मैनेजमेंट यही है। वही है, डिफिकल्ट टू परफॉर्म है, लेकिन इसको ये इजी टू परफॉर्म था, ये डिफिकल्ट है। इसके अंदर मैस प्लेस करते हैं किसमें, सैक्रम और वेजाइनल वॉल्ट के बीच में, ठीक है। तो ये रहा वेजाइना, ठीक है, और ये रहा सैक्रम, इसके बीच में देखो हमने मैस लगा दिया, ठीक। अब क्या है, क्लिनिकल कॉन्सेप्ट क्या है प्रोलैप्स के, तो एग्जामिनेशन जब करेंगे तो पुट प्रोलैप्स पार्ट इन नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोलैप्स पार्ट है उसको हम लोग पहले एनाटॉमिकल पोजीशन में वापस कर देंगे, ठीक है, विदाउट एम्पटिंग ब्लेडर। हम लोग बिना मतलब ब्लेडर खाली किए करेंगे। चेक फॉर SUI, मतलब क्या, SUI, यूरिनरी इनकंटिनेंस, स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस। अगर ये है तो हम लोग ब्लेडर को खाली करेंगे, और फिर PV एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हम यूट्रस का साइज चेक करेंगे, पोजीशन चेक करेंगे कि रेट्रोवर्जन तो नहीं हो गया, रेट्रोवर्जन हो गया तो ही तो प्रोलैप्स जाने का होने का चांस है, क्योंकि एंटीवर्जन होता है 90 डिग्री, है ना। चेक क्या करेंगे, यूट्रस सर्वाइकल डिसेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर सिर्फ वेजाइनल डिसेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या हुआ है, यूट्रस सर्वाइकल हुआ है या फिर वेजाइनल हुआ है या फिर दोनों हुआ है, चेक करेंगे PV से। SS डिग्री ऑफ प्रोलैप्स, कौन सा प्रोलैप्स हुआ है, हाइमन के पॉप क्यू वाला चेक करेंगे, हाइमन से ऊपर है कि हाइमन से नीचे, कितना 1 सेंटीमीटर कि 2 सेंटीमीटर। और पेशेंट से क्या पूछेंगे, स्ट्रेन पर या फिर ये करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, प्रोलैप्स को रिड्यूस करेंगे, कैसे, नॉर्मल पोजीशन में डाल के। और क्या करेंगे, टोटल यूट्रोवेजाइनल लेंथ चेक करेंगे, ठीक है। तो ये रहा देखो, ये PV एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ये बाहर आ चुका है, इसको प्रोसीडेंशिया कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग ये कैसे अपने मैनुअली हम लोग वापस रिटर्न अपनी पोजीशन में एंटर कर दे रहे हैं यूट्रस को, ठीक है। अब इसका मैनेजमेंट क्या है, देखो पहले ही मैंने बता दिया था, जो चीज आगे वाली है, वजाइना में था ना, ये सिस्टोसील रेक्टोसील, सिस्टोसील आगे था इंटीरियर, तो इसमें एंटीरियर कोल्पोरेफी कर रहे थे, ये पोस्टीरियर था जिसमें पोस्टीरियर कोल्पोरेफी कर रहे थे, इसका नाम लेकिन पोस्टीरियर कोल्पोपेरिनियोरेफी है, ठीक है। और क्या है, पेल्विक फ्लोर को रिपेयर कर सकते हैं अगर ओल्ड फीमेल है तो, और साथ में 3rd डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स है। 3rd डिग्री प्रोलैप्स कब होता है, जब हाइमन से नीचे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा नीचे बाहर आ गया, तो उसको हम लोग क्या है 3rd डिग्री। और अगर सिस्टोसील है और रेक्टोसील है, तो अगर 3rd डिग्री है तो वेजाइनल हिस्टेक्टोमी कर देंगे, वेजाइना को भी। और ओल्ड लेडी है ना, क्योंकि ओल्ड लेडी है तो मतलब वाइफ स्टेज है ना, हो गया, मतलब उसके बच्चे कंप्लीट फैमिली है या फिर, तो वेजाइनल हिस्टेक्टोमी कर देंगे। और अगर सिस्टोसील रेक्टोसील है तो पेल्विक फ्लोर रिपेयर करेंगे, ठीक है। दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, वार्ड मायोस हिस्टेक्टोमी कहते हैं, वार्ड मायो हिस्टेक्टोमी। और साथ में मैकल कल्डोप्लास्टी करते हैं। मैकल कल्डोप्लास्टी हम लोग एंट्रोसील के लिए करते हैं वैसे, ठीक है, एंट्रोसील को बचाने के लिए करते हैं, प्रिवेंट एंट्रोसील, मैकल कल्डोप्लास्टी। और यूट्रोसैक्रल सस्पेंशन क्या है कि वही सैक्रम से यूट्रस को हम लोग रोक देंगे, लिगामेंट को, तो इससे क्या बचेगा, वॉल्ट प्रोलैप्स बचेगा। तो इस तरीके से हमने सब कुछ देख लिया, खत्म हो गया चैप्टर।